शुभ संध्या। आज हम एक साथ दो चैप्टर कवर करेंगे, कोल्ड वॉर और द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत। क्योंकि NCERT आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया है कि चैप्टर 1 में कोल्ड वॉर होगा या द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी होगा, लेकिन ये तय है कोल्ड वॉर नहीं भी होगा तो बिना कोल्ड वॉर के द आप सर मैं लाइट बंद हो जाता है बोलते हैं तो आप जो हैं वो बायोपोलैरिटी का अंत नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आते हैं कि शीत युद्ध था क्या। तो एक्चुअली 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सभी लोग जो पूंजीवादी गुट जो भी थे या साम्यवादी गुट भी थे एक साथ थे। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो यहाँ से दो ध्रुव निकलते हैं, दो कॉर्नर बनता है। ठीक है, एक कॉर्नर होता है USA और दूसरा होता है USSR। USA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USSR का फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट। तो ये दो गुट हो जाते हैं। अब दो गुट होते हैं तो दो गुट में लड़ाई किस चीज की थी। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो कि पूंजीवादी गुट था, कैपिटलिस्ट कंट्री था, और सोवियत संघ जो कि समाजवादी गुट था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत गुट के बीच प्रत्यक्ष युद्ध न होकर, डायरेक्ट वार नहीं हुआ, प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वैचारिक संघर्ष था, विचारों का संघर्ष था। हो सकता है कि हमें चाय पसंद है तो सबको चाय पसंद हो, कुछ भी नहीं है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद होगा, किसी को कॉफी पसंद होगा। तो यहाँ पे विचार का संघर्ष था। यहाँ पे कभी भी हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, कोई भी आम सवाल सैन्य युद्ध नहीं हुआ। तो ये कैसा संघर्ष था? विचार का संघर्ष था। कैसा संघर्ष था? राजनीतिक, पॉलिटिकल फाइट था, राजनीतिक संघर्ष था। भाई हमको सब राजनीति क्या है? राज प्राप्त करने की नीति। तो ये सत्ता का संघर्ष था। कैसा संघर्ष था? आर्थिक, यानी कि दोनों के दोनों चाहते थे कि इकोनॉमिक रूप से हम सुपर पावर बन जाए। और कैसा संघर्ष था? तो सैन्य प्रतिस्पर्धा, यानी कि परमाणु वेपन्स बनाने हैं, अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग करना है, अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट भेजना है। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें कभी भी हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि ये एक वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और अर्थव्यवस्था का संघर्ष। ठीक है, तो शीत युद्ध का मतलब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे विचारों की लड़ाई थी। तो इस कालखंड में दुनिया जो है दो गुट में बट गया। एक हो गया ईस्टर्न कंट्री और एक हो गया ईस्टर्न, ईस्ट के बाद एक हो गया वेस्ट। अमेरिका जो था वो पश्चिमी गुट था और USSR जो था वो पूर्वी गुट था। दो गुट में दुनिया विभक्त हो गया। अब दोनों ने टारगेट किया गरीब देशों को। किसको? गरीब देशों को, खास करके पुअर यूरोपियन कंट्रीज को। जो गरीब यूरोपीय कंट्री थे उनको टारगेट किया। कैसे किया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे देशों को इकोनॉमिकल हार्म होता है। जब युद्ध होता है ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत दिक्कत हो जाता है, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अभी एग्जांपल लो ना कि इंडिया में कोरोना आया था, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा गई ना। तो जब वो वार चलेगा, परमाणु चल रहा है, वो सेना हमला कर रहा है, उधर से बम कर रहा है, तो इकोनॉमिकल स्थिति गड़बड़ाएगी। तो इन लोगों ने प्लान बनाया
एक प्लान आता है 1948 7 में अनाउंस होता है, 48 में लागू होता है। इसको बोलते हैं मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में क्या था कि जो भी पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थे, पश्चिमी यूरोपीय देश थे, या जो पश्चिमी यूरोपीय ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, उनको आर्थिक सपोर्ट किया जाएगा, उनको सैन्य सपोर्ट किया जाएगा, उनके रक्षा की गारंटी दी जाएगी, उनको खाना पीना सब मुहैया है। अब जाहिर सी बात है कि इसका जवाब ये भी देगा। तो ये जवाब देता है और ये बनाता है मोल्टो प्लान। अच्छा, मार्शल कौन था? अमेरिका का विदेश सचिव था। अब मोल्टो कौन था? यूएसएसआर का विदेश सचिव था। ये पूर्वी यूरोप के लिए सपोर्ट का प्लान लाया और ये पश्चिमी यूरोप के लिए। तो मार्शल प्लान आ जाएगा तो लिख लीजिएगा क्या था, मोल्टो प्लान आ जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। शीत युद्ध किसे कहते हैं ये भी लिख लीजिएगा। कोई डाउट किसी को? ओके। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध की मुख्य विशेषता बताइए। कोल्ड वॉर का विशेषता क्या था? तो इसकी विशेषता थी कि ये पहला तो था कि वैचारिक संघर्ष था, इसमें विचार का संघर्ष था। भाई हमको कम्युनिस्ट विचारधारा पसंद है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पसंद है, सोशलिस्ट विचारधारा की पसंद है, हमको क्लोज इकोनॉमी पसंद है। अमेरिका कहता था कि नहीं, हमको ये पसंद नहीं है। अरे कोई जरूरी नहीं ना है कि हम सफ़ेद कमीज पहने हैं तो सबको सफ़ेद पसंद हो, कोई करियो पहन सकता है। जैसे अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका की गर्ल्स हो जाएं जो एकदम ब्लैक होती हैं, कैरिबियन गर्ल्स हो जाएं वेस्ट इंडीज की, एकदम उनका कपड़ा देखोगे एकदम दब्बा दब्बा पियर और लिपस्टिक एकदम दब्बा दब्बा लाल है। ससुरा अनहारों में खड़ा हो जाएगी तो लगेगा कि ट्यूबलाइट चल रहा है। लेकिन इंडियंस क्या हैं? इंडियंस सांवली हो, गोरी हो, अपने संस्कार, संस्कृति, कल्चर को देखते हुए अगर लिपस्टिक या पाउडर भी लगाती हैं, मेकअप का सामान भी लगाती हैं, तो इस हद तक ही बहुत मतलब 1-8% वैसे हो सकते हैं, लेकिन 90% वैसी होती हैं जो अपने संस्कारों को प्रदर्शित करती हैं और बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाएंगे। अब जिनको वीडियो बनाना, रील शूट करना, वो कर ही सकते हैं। तो ये वैचारिक संघर्ष हो सकता है कि एक पेरेंट्स को अपनी बेटी को का रील्स बनाना पसंद हो, दूसरे पेरेंट्स को ना पसंद हो। मान लो घर में 2 लोग हैं, मम्मी और पापा। मम्मी छूट देती है कि बेटी जाओ तुम नाचो, रील्स बनाओ। अब बाप को मन है कि बेटी मेरे पास क्या रील्स बन जाए, तो बेटी को दोनों तरफ छूट मिला हुआ है। झगड़ा किसमें होगा? माँ और बाप में। तो इसे कहते हैं वैचारिक संघर्ष। तो ये था आइडियोलॉजी की लड़ाई, विचारधारा की। ठीक है। अब मान लो पति पत्नी में झगड़ा होगा तो गोली बंदूक चलेगा? नहीं। रात तो छोटा छोटी होगा, डंडा निकलेगा, बेलना निकलेगा, यही निकलेगा मार बेलना से। लेकिन मारेगी नहीं, सोचे कि मार देंगे फिर मामला बढ़ जाएगा ना। तो हम मारने का धमकी देता था, मार देने को। प्रत्यक्ष युद्ध, तो प्रत्यक्ष युद्ध हुआ नहीं, एक भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। इसकी एक विशेषता ही सैन्य गुट का निर्माण। तो बहुत सारे सैन्य गुट का निर्माण किए गए। कौन कौन? तो नाटो का होता है। नाटो किसका गुट था? फाउंडेशन स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949। वार्सा पैक्ट किसका गुट था? यूएसएसआर का। इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1955। डेट 14 मई। और भी संगठन है, सेंटो, बगदाद पैक्ट। सेंटो केंद्रीय संघ संगठन, बगदाद पैक्ट है। तो बगदाद आता है 1955 में और उसी का नाम बदल के 1959 में हो जाता है सेंटो, क्योंकि उसमें से इराक निकल जाता है। फिर सेंटो हो गया, बगदाद हो गया। हाँ, बाद में एक देश कम हो गया ना, तब वो सेंटो बना। सीएटो है 1954। तो सैन्य संगठन क्लियर हो गया। अप्रत्यक्ष हुआ, मतलब क्या हुआ ना कि हमको अगर रोशन को कुछ बोलना है तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, प्रियांशु को चांदनी को मारने का मन है तो चांदनी को नहीं मारेंगे, स्वाति को कान भरेंगे कि तुम मारो इसको। तो अमेरिका और यूएसएसआर यही करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कोरिया को लड़वाता है, एक तरफ हो जाता है यूएसएसआर, एक तरफ एक कोरिया के साथ यूएसएसआर हो जाता है।
और एक यूएस कोरिया के साथ हो जाता है अमेरिका। कोरिया तो है ना, नॉर्थ और साउथ, तो आपस में अग्री युद्ध करवा देता है। वियतनाम का युद्ध, उत्तरी वियतनाम और पश्चिमी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में लड़ाई लड़वा देता है। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका को करारा हार मिलता है, 10 साल तक चलता है ये वो। हाँ, अमेरिका हार जाता है। अफगानिस्तान 1955-1975 तक चला था। 2 दशक माना जाता है। तो अगर आप बेसिकली 60 से 70 का जो 20 का जो है ना, ये पीक आवर था। अब देखो ऐसे क्या होता है ना, छिराड़ी बेटमारी जो गांव का लड़ाई है वो जिंदगी भर चलता है, ठीक है। 65 से 75 भी आयरन ऑप्शन तो आप मार सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पीक आवर होता है उसको ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो 60 से 70 का दशक, तो जब दशक आ जाता है तो 60 के 50 से 60 का 50 से 60 भी आ गया, 70 भी टोटल आ जाता है, ठीक है। विश्व का 2 ध्रुवीय स्वरूप, तो दुनिया 2 ध्रुव में बट गया था ना, तो ये इसकी विशेषता है। क्लियर है? उसके बाद है शीत युद्ध की प्रमुख घटना क्या है। तो शीत युद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको जानना होगा। तो प्रमुख घटना में पहला घटना था बर्लिन पे ही कोल्ड वॉर फोकस था। तो बर्लिन का घटना क्या क्या है। तो 1948 बर्लिन ब्लॉक हुआ, बर्लिन की नाकेबंदी की गई। बर्लिन नाकेबंदी कब की गई? 1948 में। बर्लिन ब्लॉक 1948। उसके बाद 1961 में बर्लिन का दीवार, बर्लिन एक दीवार बना दिया गया। आगे से ब्लॉक किया गया था, फिर दीवार रखा कर दिया, दीवार बना दिया गया 1961 में। डेट बता दीजिए। डेट आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और तो बर्लिन की 2 घटना हुई, एक बर्लिन ब्लॉक 1948, फिर एक बर्लिन का दीवार खड़ा होना 1961। डेट आपको कमेंट करना है। बर्लिन का दीवार गिराया गया 1989 9 नवंबर, और 13 अगस्त को खड़ा किया गया था। फिर भी आप लोग दोनों कमेंट कीजिए। तो बर्लिन का 3 घटना घटा इसमें। और क्या घटा, तो बे ऑफ पिक्स 1961, पिक्स की खाड़ी युद्ध, बे ऑफ पिक्स, ये घटना घटा 1961। इसमें अमेरिका इंटरफेयर करता है अपना जासूसी फोर्स लगा के, क्यूबाई लोगों को, क्यूबा के जो निर्वासित लोग थे उनको ट्रेनिंग देता है। हाँ, बटिस्टा समर्थित सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। और हालांकि अमेरिका वहाँ भी हारता है, क्योंकि उसके लिए तैयार था क्यूबा का जो राष्ट्रपति था फिडेल कास्ट्रो। हाँ, बटिस्टा जो है वो 61 में हार गए थे क्रांति के बाद, तो उनको ट्रेनिंग देता है अमेरिका का जो जासूसी ग्रुप है, CIA, उसको ट्रेनिंग देता है। फिर क्यूबा पर हमला करवाता है, लेकिन फिडेल कास्ट्रो रेडी होता है। तो बे ऑफ पिक्स हो गया 1961। 1962 हो गया क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट। इसमें भी अमेरिका को परेशानी हो जाती है। उसके बाद हॉटलाइन समझौता। हॉटलाइन समझौता में क्या होता है? हाँ, हॉटलाइन समझौता। तो हॉटलाइन समझौता में सीधे टेलीफोनिक वार्ता शुरू होती है मॉस्को और वाशिंगटन के बीच। मॉस्को से कौन थे? मॉस्को से निकिता क्रुश्चेव, वाशिंगटन से जॉन एफ केनेडी। मॉस्को रूस और वाशिंगटन अमेरिका। तो इन दोनों के बीच जो टेलीफोनिक वार्ता शुरू होती है इसको रहता है हॉटलाइन समझौता। कभी जगह हॉटलाइन आता है, आपको लगेगा कि कहाँ से नया वर्ड आ गया, तो नया हुआ कुछ नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस है। हॉटलाइन मतलब टेलीफोनिक। और ये बातें होती थी मॉस्को वर्सेस वाशिंगटन। मॉस्को प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव और वाशिंगटन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी। क्लियर है? उसके बाद वियतनाम वॉर, जो अभी हम कुछ देर पहले ही बताया, 60th सेंचुरी और 70th सेंचुरी के बीच में, जहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। इस सेंचुरी को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी डिकेड होगा, 60 के दशक में और 70 के दशक में सेंचुरी गलती बोला गया। उसके बाद अफगानिस्तान आक्रमण जो अभी सोवियत संघ किया था 1979 में। तो ये इसके शीत युद्ध के मुख्य घटनाएं थी। अगर आप वो घटना का जान जाते हो ना और उसका जो समरी समझ जाओगे तो एग्जाम में आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप एकदम माइंड कूल करके अपने हिसाब भाषा में लिखो, जबरदस्त मार्क्स आए।
और किताब कॉपी के चक्कर में रहोगे तो किताब का लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा याद करोगे तीसरा भूल जाओगे। तो समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्वेश्चन को लिखने का तरीका स्टैंडर्ड अगर करोगे, समझने का तरीका स्टैंडर्ड करोगे, तो किताब को उंगली तक खोलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भूल गए तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, वो तो अपलोड होता है। या फिर आपका नोट्स है, नोट्स पर पलट लो। नोट्स को हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन से करना चाहिए, इसीलिए इसको हाईलाइट करके लोग को नोट्स बनाते हैं लोग। तो नोट्स को अक्सर लोग हाईलाइटेड करते हैं, ठीक है। 10 रुपये का मिल जाता है हाईलाइटर, उसका यूज करो। चौथा क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का अंत क्यों? जब इतनी बड़ी घटनाएं घट गई तो शीत युद्ध का अंत क्यों हुआ? तो शीत युद्ध का अंत होता है सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी के कारण। वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाता है, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है, गैराज से ला जाता है। तो पहला कारण था सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी। दूसरा कारण था हथियारों के दौर का बोझ। दोनों देश या दोनों ग्रुप अपना हथियार बनाने लगे हुए थे। अब तुम्हारे पास 500 रुपया है, उसमें 450 का चाकू खरीद लोगे तो 50 रुपया में खाना पीना कपड़ा रहना हो जाएगा? नहीं। तो यही चल रहा था वहाँ, हथियारों का दौर चल रहा था। अमेरिका का 1 परमाणु बनाएगा तो यूएस 4 को बनाएगा। इसके चलते वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस था। पाकिस्तान भिखमंगा क्यों है? वो कटोरा लेके क्यों घूम रहा है? बेचारा 100 रुपये कमाता है तो 99 रुपये का परमाणु बम बना देता है। अब 1 रुपये बचा तो फिर सोचता है कि कर्जा लेकर तो खाएंगे। सर पाकिस्तान के पास है परमाणु बम? इंडिया से ज़्यादा है। मतलब अभी इंडिया और कर रहा है, पिछले साल की रिपोर्ट तक शायद 2 ज़्यादा था। और उसकी मारक क्षमता भी मुझे लगता है कि लंबी दूरी है। सब उसको मेड इन चाइना और मेड इन अमेरिका का सपोर्ट, अमेरिका का टेक्निक उसके पास। तो वही बात है। लेकिन भाई परमाणु रख के क्या करोगे? यूज तो होना नहीं है, क्योंकि जहाँ यूज होगा तो तुम चले जाओगे। मान के चलो कि अगर गलती से तुम सोच भी लिया कि इंडिया पे मारना है तो हमारे एकाध को हाथ टूटेगा, गोड़ टूटेगा, कान टूटेगा। गोड़गवार देखे हो? गोड़गवार तो अगर एकाध को गोड़ टूट जाएगा तो कोई फर्क पड़ता है? उतनी को इसे लुढ़केगा, फिर सब खा करेंगे लगे। लेकिन कन्हू अगर हम गोड़गवार पर चढ़ गए तब का हो? तो पाकिस्तान सब अगर सोच रहा होगा कि हम इंडिया पर परमाणु मार देंगे तो मार देगा तो ठीक है। हम ही के बाद दिल्ली चाहे पंजाब चाहे कश्मीर चाहे का इलाका चल जाए। बम 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 नहीं मारना है। अगर हम लोग एक ही साथ अगर पानी रोक दें तो प्यासे मर जाएगा। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता था ना सर, जो सिंधु जल एग्रीमेंट है, समझौता है, उसको हम लोग तोड़ दें और पानी अपना छोड़ मैंने रोक लें, होने जाने नहीं दें। तो चापा कल तक नहीं पड़ता है पीने के लिए, तो सर पानी पिला के रुक जाएगा। चापा कल रहेगा, लेयर रहेगा तब ना पिएगा। लेयर कहाँ से आता है? लेयर के लिए आसपास में जल स्रोत होना चाहिए। तो पानी तो हम देते हैं उसको, जो हमारे भरोसे पानी पीता है वो परमाणु दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखो, गधा लोग हथियार खरीदता है, ज्ञानी लोग किताब खरीदता है। जिसको जिंदगी में सफल होना है ना, वो चाकू फाइटर और तलवार नहीं खरीदेगा, वो किताब और कलम खरीदेगा। आज जिसको बोका बनना है चश्मा खरीदेगा, परमाणु खरीदेगा, टोपी खरीदेगा, लिपस्टिक खरीदेगा, पिगमेंट वाला, और उसके बाद रील्स बनाएगा। दिन भर अपने रिश्तेदार के 5 चेक करेगा कि क्या वो लोग लाइक मारा, ससर कराएगा सर, नहीं सकर कराएगा तो यूट्यूब का मामला अलग हो गया। इंस्टा पर है काय वो फॉलो किया और काय वो लाइक किया, मैंने दिन भर तो लाइक किने में गुजर जाएगा। और जो पढ़ रहा है तो जो IAS बनता है उसके पास 24 घंटा होता है, ठीक है। और जो रोड पे जिंदगी भर गरीब रह जाता है उसके पास 24 घंटा होता है। फर्क यह है कि दोनों का टाइम यूटिलाइज कैसे करता है। अब मान लो टाइम यूटिलाइज नहीं करो, जैसे एक ये है, नाम नहीं लेंगे, क्या नाम लेंगे तो घर वाले जान जाएंगे। ये हैं 2 दिन ठीक रहेंगी ना, तो तीसरा दिन जाके खाएंगे वो नोज पूरी, नकवा से नहीं लेकर वैसे भर कर पूरा छिड़क के देता है, नोज पूरी खाएंगे। अब खाने के बाद चढ़ जाएंगे पहाड़ पर, बकरी चढ़ा पहाड़ पर, बकरी चढ़ा पहाड़ पर,
अच्छा तो उतर गया, तो चढ़ उतर जाएगी। और उतरने के बाद घर पहुंची, तबीयत खराब। उसके बाद इनकी दीदी फोन करेंगी, सर आज परफ्यूम जो है ना से क्लास नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य आपके हैं, ठीक है। अरे नौकरी कर लीजिए ना, नौकरी के बाद बनाओ तो इंस्टा पर आओ जल्दी, आपका सब्सक्राइबर आप फॉलोवर भागेगा। अगर आप एक IAS बन जाते हो, अपना ID बना लो, रातों रात लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे। आपको कहीं भेजना पड़ेगा कि अरे हमको फॉलो कर दिए। आजकल तो लेकर कहता है मैसेज में भेज के फॉलो कर, अच्छा फॉलो कर दिया तो फॉलो बैक नहीं करेगा। तो फॉलो बैक कहीं नहीं किया, तो हम फॉलो करे थे, ये कोई राज था मेरे। चलो तो शिक्षित क्यों हुआ, तो हथियारों का दौर। उसके बाद जनता का संतोष। तो आप कोई सरकार का तभी पूजा कीजिएगा, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू यादव हो, जब तक आपका पेट भर रहा है। तहिना पेट में अनाज नहीं रहेगा ना, तहिना फिर आप समझ लीजिएगा कि ससुरा के का हो। तो खाली पेट भजन नहीं होता। पेट भरा हुआ है, आपके लिए दशहरा है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, ईद है, सब है। अब पैसा नहीं है तो ना आपका दिवाली बनेगा ना दशहरा बनेगा। दिया में तेल डालेगा तभी ना दिया जलेगा। और तेल डालने के लिए पैसा चाहिए। बत्ती भी डालता है, बातें तो मान चले कि पुरान कपड़ा फाड़ के डाल दो, लेकिन कपड़ा के लिए पैसा चाहिए। तो कुल मिला के पैसा की जरूरत है। तो जनता का संतोष हो गया, वहाँ गरीबी बढ़ गया। कहाँ? USSR में। उसके बाद कुछ लोग धरती पे आते हैं। अब कुछ धरती पे आते क्यों हैं, इसका जवाब आज तक धरती के लोग नहीं दे पाए। ऐसे एक महान आदमी थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। उनसे प्रभावित हमारे भी एक नेता हैं देश में। नाम लेंगे तो ससुरा शर्मा जाए सरकार में। अब सरकार तो सुधार करने का मैंने पागलपन तो सरकार कौन होगा। अब चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय में दही डाल दो, क्या होगा? चाय खाओ, उसमें दही डाल दो दूध की जगह पे, क्या बनेगा? सर बिना कामिक हो जाएगा। प्रियांशु गैस खोलो, फ्राई पैन निकालो, और चाय बनाना है सस्पेन। चाहे कोई डेक्ची जो भी बर्तन है, तुमको चाय बनाना है। चीनी डालो, दूध भी डालो, चाय पत्ती डालो, इलायची डालो, और उसके बाद दही डाल दो 250 ग्राम। बिना काम के हो गया। तो एक मिखाइल गोर्बाचेव थे, 1985 में बनते हैं राष्ट्रपति, और बेचारा अंतिम में राष्ट्रपति हो जाता है। क्यों? तो आया ना, तो सोचा कि सबसे बेसी पढ़ा लिखा हम ही है। तो वहाँ से चाय बना हुआ था, चाय बना हुआ था 1917 से। एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको बोलते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति, जो बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था, व्लादिमीर लेनिन ने किया 1917 में। तो 1917 से लेके जो चला आ रहा था ट्रेंड, स्टालिन का हो, ब्रेजनेव का हो, निकिता खुश्चेव का हो, जितने भी लोग हैं, सबने वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्लोज इकोनॉमी रखा, बंद अर्थव्यवस्था हो, दुकान को बंद रखा, यानी दुनिया के बाहर के लोग हमारे यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। अब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो बोले कि हम इसको सुधार देंगे, चाय में दही डाल दी। अब चाय में दही डाले तो पूरा महके लगा, तो जितना आस पड़ोस के लोग सब आ गया सुनिए कि काम वहाँ पर रहा है भाई। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ दुकान चलाओ तो अपने लेवल का चलाओगे। अब यहाँ पे अमेरिका वाला आके कोचिंग खोल दे, तो AC लगाएगा, मस्त पीछे स्क्रीन लगाएगा, बैठने का पूरा व्यवस्था देगा, तो मेरे पास बच्चा रहेगा, उसके पास रहेगा, उसके पास रहेगा, तो मेरा ये जो कोचिंग है चाहे दुकान है, क्या बन जाएगा? गैराज, बिजनेस रखने का। सेकेंड स्कूल करता है अधिकतर। हाँ, तो जैसे यहाँ पे कुछ कोचिंग नया नया आया, बड़े बड़े ब्रांड है, तो बड़े बड़े ब्रांड है तो डालेंगे, छोटे छोटे जितने कोचिंग थे बंद हो, या बंद होने के कगार पे, या फिर वो लोग मर्ज होके 4-5 मिलकर कोचिंग शुरू करते, या फिर बड़े बड़े मॉल खुले, उसके नीचे जो छोटे छोटे दुकान बंद होंगे कि नहीं होंगे। तो मिखाइल गोर्बाचेव एक सुधार प्रक्रिया शुरू करता है जिसका नाम रखा पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट।
तो ग्लासनास्ट का क्या होता है? तो ग्लासनास्ट का अर्थ होता है खुलापन, यानी कि अपने दरवाजे खोल दिए। अमेरिका भी आओ, रूस भी, ब्रिटेन भी आओ, फ्रांस के आओ, मेरा बिजनेस करो, ये लड़की। तो वो मानते हैं कि तुम लड़की हो, लेकिन क्लास के टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं करना है रोशनी। सर लाइव वीडियो सर नाम नहीं तो तुम मजबूर कर रहे हो ना। अभी पूछे जो बताया सो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हम खुद पढ़ा भी रहे हैं तो फुल मस्ती में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम आई कांटेक्ट होना चाहिए। समझने के लिए दो को जिंदगी में कुछ करो चाहे मत करो, मम्मी पापा से आंख मत मिलाओ और टीचर से कभी आंख मत छुओ। ये दो फॉर्मूला अपना लो, जिंदगी में सक्सेस हो जाओ। टीचर से हमेशा आंख मिला के पढ़ो और पेरेंट्स से कभी आंख मत मिलाओ, कितना भी सही रहे गलत रहे आंख चुरा के रहो। पेरेंट्स से बच के रहोगे तो पिटाओगे नहीं, और टीचर से आंख मिलाओगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। और यहाँ बच्चा उल्टा करता है, मम्मी पापा से आंख मिलाता है, इसे पैसा दीजिए सामान लेना है। कई बार तुमने क्लास में देखे हैं फोन करके बच्चों का, प्रिया नाम की स्टूडेंट है, उसको बोल रहे हैं नहीं, हम एग्जाम्पल थे। तो कहने का मतलब है कि क्लास में कोशिश करो कि आई टू आई कॉन्टेक्ट हो, ताकि आपको समझ में आए। तो ग्लासनास्ट लाया, तो ग्लासनास्ट एग्जाम्पल दिया ना कि बाहर का जब दुकान आ जाएगा तो क्या हो, लोकल लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बाहर आ जाएगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। वो स्पेशली आपके यहाँ बिजनेस करने ही आया है, और हम यहाँ है कि भाई रहना है इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क हो जाता है। उठा तो उसके बाद क्या है, इसको बोला है कि हम लोग ग्लासनास्ट बोलते हैं, एक प्लस पॉलिसी ग्लासनास्ट। अब ग्लासनास्ट लाया तो वहाँ का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ढह गया। अभी बोले ना गैराज बन जाएगा, तो गैराज सेल हो गया, तो गैराज सेल हो गया तो भाई अर्थव्यवस्था गिर गया। तो गिर गया तो बोला कि उसको पुनर्गठन करेंगे, नया से फिर बिल्डिंग बनाएंगे। तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा ना चाहिए, अब पैसा ही नहीं था तो कर्जा ले चल गया। तो इस व्यवस्था को कहा गया पेरिस्ट्रोइका। तो पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन, और ग्लासनास्ट का मतलब होता है खुलापन। खुलापन अब दोनों क्लियर हो गया। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर 12th का स्टूडेंट है तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आज आप लिख कर रख लीजिए एग्जाम में आपका है, या ग्लासनास्ट है या पेरिस्ट्रोइका है या दोनों है, लेकिन ये तो हर हाल में है। इसके बिना आपका एग्जाम नहीं होगा, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिए, ठीक है। सुधार हो गया गुरबासेव का, और ससुरा इसने सुधार किया कि पूर्वी यूरोप में सब कहा कि हमारा यहाँ रहना ही नहीं है, छोड़ दो, हमको स्वतंत्र कर दो, हम चल जाएंगे अमेरिका देने में रहेंगे। तो वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हो गया, क्रांति आ गई। और उसके बाद जो 15 गणराज्य थे सब अलग अलग हो गए, और जब सब अलग अलग हो गया तो भाई ग्रुप टूट गया, तो शीत युद्ध का अंत हो। तो क्वेश्चन शीत युद्ध का अंत या सोवियत संघ का विघटन, दो नाम से आएगा, और दोनों का आंसर ये पॉइंट में ही आप लिख सकते हैं। पॉइंट को आप पढ़ा सकते हैं, पॉइंट को लिख के उसके बाद 2 लाइन लिख दीजिए, लेकिन इसी टॉपिक पे आपका चलिए। और ये सफिशिएंट है, 5 पॉइंट काफ़ी होता है। अगर एक पॉइंट पे आप 1 लाइन भी लिखिएगा तो 10 लाइन होता है, 5 नंबर के लिए 10 लाइन काफ़ी है। 2 पॉइंट लिख दिए तो 15 लाइन है। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसमें आप 2 लाइन नहीं लिख सकते हैं, अगर आप समझ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी को लेट नहीं हो रहा है? ओके। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब और कैसे हुआ। तो अभी पता है ना कि स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसके चलते उसी का आंसर यहाँ पे रिपीटेड हो जाएगा। और जब विघटन हो गया, जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल में जनसंख्या में रूस बड़ा देश था, तो उसका उत्तराधिकारी बन गया, और उसके प्रथम राष्ट्रपति बन जाते हैं बोरिस एल्त्सिन। रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस एल्त्सिन। तो इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में है। और सोवियत के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत के पहले राष्ट्रपति करेक्ट। और यहाँ से जो ये 2 थ्रू था ये खत्म हो गया, क्योंकि 1989 में बर्लिन का दीवार भी गिर गया, और दुनिया जो है एक ध्रुवीय हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। अब एक ध्रुवीय हो गया तो अमेरिका हमला कर देता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको खाली का युद्ध कहते हैं, कंप्यूटर वार कहते हैं। तो उसी में अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा जाता है, जॉर्ज बुश से, ये आपने कैसे किया, क्योंकि यूएन कभी किसी पे हमला करने का अनुमति नहीं दिया था, पहली बार दिया यूनाइटेड नेशन। तो पत्रकार लोग पूछा कि आपने कैसे किया, तो उन्होंने कहा था कि ये नई दुनिया है,
ये नया विश्व है, तो इसे नया विश्व भी कहा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि नया विश्व से आप क्या समझते हैं, तो दो ध्रुवीयता का अंत और एक ध्रुवीयता की शुरुआत को ही नया विश्व या नई दुनिया। ठीक है, यस। उसके बाद अगला पॉइंट है दो ध्रुवीयता के अंत का परिणाम क्या हुआ। जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, दो गुट खत्म हो, दो गुट में एक गुट बचा, एक गुट खत्म हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हो। कोई भी घटना घटता तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या हुआ चलिए देखते हैं। तो पहला रिजल्ट हुआ कि एक ध्रुवीय हो गया, बाइपोलर हो गया, सिर्फ अमेरिका सुपर पावर है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका बढ़ गई। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जितने थे, चाहे विश्व बैंक हो या फिर IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या UN है, यूनाइटेड नेशन, इसमें अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। आज आप यूनाइटेड नेशन के मैक्सिमम जो ब्रांचेज हैं उसके हेडक्वार्टर को देखना, सब USA में है, आधा से ज़्यादा तो न्यूयॉर्क में है। तो इससे भी दबदबा UN पे, IMF पे, WB पे, इसका दबदबा है अमेरिका का। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी उभार हुआ, कुछ नए संगठन भी आए, जैसे यूरोपियन यूनियन, 27 देशों का समूह, जिसका करेंसी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हाँ, यूरो का वैल्यू आज के डेट में सबसे ज़्यादा है। आप लोग सबके पास मोबाइल है, 1 यूरो का वैल्यू आप लोग निकाल लो, एक यूरो का रुपए में कन्वर्ट करो कितना आता है, और $1 में कन्वर्ट करो कितना आता है, देखना बहुत फर्क है। तो यूरोपियन यूनियन हो गया। उसके बाद जापान उभरा है आज, चीन महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और हम भारतीय भी किसी से कम है नहीं। हम लोग भी सपना देख रहे हैं कि हम लोग भी बढ़िया जाएं। ये अलग बात है कि कुछ अनपढ़ लोगों के चक्कर में हम लोग फंस गए हैं, लेकिन महाशक्ति के दौड़ में भारत भी है। तो भारत, चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसे वैसे बहुत सारे नए लोगों का 102.17 है या 102.23। तो $1 का कीमत 80 रुपया है लगभग, और 1 यूरो का 100 रुपया। तो यानी कि आज भी यूरो डॉलर पे भारी, 27 देशों का ग्रुप है। तो नए नए शक्ति सेंटर पावर उभर रहे हैं। पावर में आप जापान, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो। नए मुद्दे भी उभरे। उस समय मुद्दा क्या था कि हमको परमाणु ज़्यादा बनाना है, हमको सेटेलाइट ज़्यादा छोड़ना है, हमको साइंस में ज़्यादा डेवलप करना है। वहाँ पे वार, कोल्ड वार था, लेकिन वो पॉजिटिव वार, वहाँ एक दूसरे से आगे निकलने के दौर थे। अब मुद्दे और इश्यूज क्या हो रहा है, टेरर, आतंकवाद। वहाँ का मुद्दा है आतंकवाद, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग देखिए ना कितना पड़ रहा है, थोड़ा सा लाइट कटता है सब लोग परेशान हो जाते हैं। पहले तो पंखा नहीं था, लोग आराम से रहते थे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये 4 नए चीज़ें हैं। वैश्वीकरण क्या है, इस पर आप लोग घर से कम 1 पेज लिख कर आए। वैश्वीकरण, हाँ, व्हाट इज अ ग्लोबलाइजेशन, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है, इस चीज के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति क्या थी। तो गुटनिरपेक्षता भी इसमें एक पॉइंट है। तो एक्चुअली 1955 में बार्डूम सम्मेलन हुआ था। कोल्ड वार के टाइम में ही 1955 में एक बार्डूम सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे कुछ नेताओं ने तय किया कि हम ना वेस्ट के साथ रहेंगे ना ईस्ट के साथ रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहेंगे। उसमें नेहरू जी थे, जोसेफ ब्राउज टीटो थे, वहाँ में एनक्रोमा थे, और 5 लोग थे, 2 लोगों का नाम एग्जैक्ट याद आ नहीं रहा है। एनक्रोमा, नेहरू, टीटो और नासिर, 4 एक और। तो ये 5 इसने मिलकर तय किया, और 1961 में पहली बार बेलग्रेड में मीटिंग हुई। तो आपसे पूछेगा कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का पहला मीटिंग कब हुआ, तो 1961 बेलग्रेड में। पहले मीटिंग में 25 देश शामिल हुए। स्थापना बार्डूम 1955 में नींव पड़ा, 1961 में मीटिंग में इसकी स्थापना होती है, और 25 देश शामिल होते हैं। आज इसमें सदस्यों की संख्या मतलब 112 पार करती है।
यानी कि भारत के गुट में दुनिया के आधे से ज़्यादा देश हैं। तो सिख युद्ध के बाद नैन की भूमिका जो है थोड़ी सी कमज़ोर हुई, क्योंकि अमेरिका का पावर बढ़ा, हम लोग भी थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं ना। और लेकिन अब भी जो नैन के देश हैं, विकासशील देश हैं, इनकी आवाज़ों को कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया के आधे देश हमारे गुट में, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटमेपेक्स आंदोलन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट मीट 1961 बेलग्रेड, और फर्स्ट मीट में 25 कंट्रीज इन्वॉल्व। ओके, चलिए, तो अब कोल्ड वार आपका लगता है कि कोल्ड वार और बायोपॉलिटिक्स समझ में आ गया होगा। और इसका साधारण और सीधा ट्रिक है कि अगर इसको आपको पढ़ना है या एग्जाम में लिखना है तो शीत युद्ध, दो ध्रुवीयता, संघर्ष, सुधार, विघटन और विरोधता, ये 6 पॉइंट को याद कर लो, दोनों चैप्टर खत्म। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के वैचारिक युद्ध को, जो 1945 से शुरू हुआ। दो ध्रुवीयता क्या था? एक विचारधारा की लड़ाई थी, एक साम्यवादी विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा। संघर्ष, तो सैन्य मुद्दों का संघर्ष था, नाटो वर्षा सब संघर्ष के लिए बना। सुधार, ग्लासनास्ट और पेट्रोल का सुधार का प्रयास किया गया। विघटन 1991, और खत्म हो गया, तो एक आगे सिंगल। तो क्लास खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, तो कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको देना। पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? दूसरा क्वेश्चन है कि फुलटन किस स्थान पर स्थित है? फुलटन, जहां पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने संबोधन करते हुए किया था, वो फुलटन किस स्थान पर स्थित है? और तीसरा क्वेश्चन है कि रीगन ने रूस को गाली देते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था? अमेरिकी प्रेसिडेंट रीगन ने रूस को गाली देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? आगे बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। नहीं हो गया तो लोड नहीं हो रहा है सर, बहुत लंबा चल गया।